बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। आज हम यहाँ पर बीए तृतीय वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है नाटक और निबंधों वाला, उसमें हम हिंदी नाटकों का अध्ययन पिछली क्लासों में कर चुके हैं। आज उसी क्रम में हम आगे बात करते हैं। तो ध्रुवश्यामणी नाटक की का उद्देश्य और समस्याएं। ध्रुवश्यामणी नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया नाटक है, जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आज हम अपने इस क्लास में ध्रुवश्यामणी नाटक के उद्देश्य और ध्रुवश्यामणी नाटक की समस्याओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम उद्देश्य। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने इस नाटक के माध्यम से क्या उद्देश्य रखा है अपना, इसके लिखने के पीछे प्रसाद जी किस लिए प्रेरित हुए थे, तो वो बात हम बात करें तो है मानव जीवन का दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक विवेचन। प्रसाद जी चाहते थे कि व्यक्ति का जो दर्शन है और मनोविज्ञान है उसका विवेचन किया जाए। इसके साथ ही भारत के अतीत गौरव और भारतीय संस्कृति का विवेचन करना। हमें मालूम है प्रसाद जी ने अधिकांश जो नाटक लिखे हैं वो सारे ऐतिहासिक नाटक है। ध्रुवश्यामणी भी ऐतिहासिक नाटक है जिसका संबंध गुप्त वंश से है। तो भारत के जो प्राचीन गौरव है, भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, उसका अवलोकन करना प्रसाद जी के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य रहा है। इसके साथ ही नारी जीवन की समस्याओं को इन्होंने व्यक्त किया। ध्रुवश्यामणी एक नारी प्रधान नाटक है, इसलिए इस नाटक में प्रसाद जी ने नारी के जीवन की समस्याओं का भी चित्रण किया है। इसके साथ ही ध्रुवश्यामणी नाटक में वर्तमान में जो समस्या है उनका समाधान देने का प्रयास भी प्रसाद जी ने अपने इस नाटक में किया है। और नारी को शोषण और अत्याचार से मुक्त कराना और नारी के अधिकारों की मांग करना, ये प्रसाद जी का इस नाटक के पीछे उद्देश्य रहा है। क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में कहा है, नारी केवल तुम श्रद्धा हो, विश्वास तल में पीयूष रोसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रसाद जी नारी के प्रति बहुत कोमल और सॉफ्ट दृष्टिकोण रखते हैं, इसलिए वो नारी के प्रति जो अत्याचार, जो उसका शोषण किया जा रहा है, उसको वो सहन नहीं कर पाते। और नारी के अधिकारों की बात प्रसाद जी ने अपनी अधिकांश रचनाओं में की है। ध्रुवश्यामणी नाटक भी प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया एक नारी प्रधान नाटक है, और इस नाटक में भी उन्होंने नारी के शोषण और उसके अधिकारों की बात की है। और इस नाटक को लिखने के पीछे प्रसाद जी का जो प्रमुख उद्देश्य रहा है वो यही है। हम बात करें समस्याओं की। ध्रुवश्यामणी नाटक की प्रमुख समस्याएं क्या रही है, तो सबसे पहली जो समस्या है वो है अनमेल विवाह। अनमेल यानी जो हम मेल नहीं होता, विपरीत। तो पहली समस्या है अनमेल विवाह। इस नाटक की कथा वस्तु से हमें पता चलता है कि इस नाटक में गुप्त वंश का प्रतापी सम्राट समुद्रगुप्त था। उसके जो पुत्र थे, बड़ा वाला पुत्र रामगुप्त और छोटा चंद्रगुप्त। नियमानुसार राजा का बड़ा पुत्र ही राजा बनता है, लेकिन रामगुप्त एक अयोग्य शासक था, क्योंकि प्रारंभ में ही उनकी गतिविधियों से हमें पता चलता है कि वह कायर, किलवी, पतित, इस प्रकार और शराबी, इस प्रकार के दुर्गुणों में व्यस्त रहने वाला व्यक्ति था। इसलिए समुद्रगुप्त नहीं चाहता कि उनका बड़ा वाला बेटा शासक बने। छोटा जो पुत्र था चंद्रगुप्त, यह योग्य शासक के गुणों से सुशोभित था, और समुद्रगुप्त भी चाहते थे कि चंद्रगुप्त ही शासक बने। ध्रुवश्यामणी जो होती है वो चंद्रगुप्त की प्रेमिका होती है, लेकिन समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात शुक्रश्यामी के षड्यंत्र की वजह से रामगुप्त राजा बन जाता है, शासक बन जाता है, और जो चंद्रगुप्त की प्रेमिका रहती है ध्रुवश्यामणी, उससे विवाह रामगुप्त का हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अनमेल विवाह, ध्रुवश्यामणी चंद्रगुप्त को पसंद करती है लेकिन विवाह किससे हो जाता है? रामगुप्त से। तो ये एक समस्या प्रसाद जी ने अपने इस नाटक में उठाई है। रामगुप्त होता है वो भोग विलास, आमोद प्रमोद और सुख साधनों में मस्त रहने वाला व्यक्ति होता है, और नारी को केवल वो मनोरंजन की वस्तु मानता है।
तो प्रसाद जी ने अपने इस नाटक में जो संबंध विच्छेद, जिसे हम तलाक कह सकते हैं, इसको बताया है और उसको उचित माना है। जहाँ पर अनमेल विवाह जो होता है, अगर मेल नहीं होता तो तलाक को इन्होंने अपने इस नाटक के माध्यम से उचित माना है। दूसरी जो समस्या प्रसाद जी ने इस नाटक के लिए बताई है वो है पुनर्विवाह की समस्या। यानी कि सारे घटनाक्रम के बाद पता चलता है कि जो ध्रुवश्यामिनी होती है उसका नाटक के अंत में फिर चंद्रगुप्त से विवाह होता है। तो जहाँ पर इस प्रकार की स्थिति आती है, क्योंकि प्राचीन काल में पुनर्विवाह की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन प्रसाद जी ने धर्मशास्त्र को आधार मानते हुए यहाँ पर इस नाटक के माध्यम से पुनर्विवाह की जो है व्यवस्था उसे स्थापित किया है, उसे उचित माना है। और नाटक के अंत में रामगुप्त की मृत्यु के पश्चात ध्रुवश्यामिनी का और चंद्रगुप्त का विवाह किया जाता है। तो यहाँ पर जो पुनर्विवाह की जो बात की है प्रसाद जी ने उसे उचित मानते हुए इसका समर्थन किया है, इसे प्रोत्साहित भी किया है। अगली बात समस्या आती है युवराज की समस्या। राजा किसे बनाया जाए, क्योंकि चंद्रगुप्त है वो तो छोटा बेटा समुद्रगुप्त का, और नियमानुसार हमेशा बड़ा पुत्र ही राजा बनता है, लेकिन वह शासक के गुणों से योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में समस्या पैदा होती है कि युवराज किसे बनाया जाए। तो इस समस्या को भी प्रसाद जी ने स्पष्ट किया है ध्रुवश्यामिनी नाटक में। वो कहते हैं कि राजा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो योग्य हो और राजनीति में चतुर व्यक्ति हो, जिसको राजनीति करना आती हो, साथ ही ऐसे गुणों से युक्त हो जो जनता की समस्याओं को समझ सके और प्रत्येक व्यक्ति को मान सम्मान दिला सके। तो प्रसाद जी ने इस नाटक के माध्यम से जो अतीत की निरंकुश शासन व्यवस्था चली आ रही है, गुप्त वंश की बात करें हम, उसका विरोध किया है और वर्तमान संदर्भ में एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था की इन्होंने मांग की है। राजा के अत्याचारों को मुंह होकर यानी चुप रहकर सहन करना भी एक प्रकार का पाप है जो जनता के माध्यम से होता है। तो युवराज की समस्या